ये घटना है 2015 की। नीरज को घर से निकले 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला तो उसकी पत्नी रूबी ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद उसके घर से गायब होने की जानकारी अपने सभी रिश्तेदारों को दे दी और साथ ही अपने ससुराल वालों को भी दे दी थी। नीरज के इस तरह अचानक गायब होने की जानकारी से उसके घर में हंगामा हो गया। नीरज के इस तरह अचानक गायब होने की जानकारी उसके मामा को पता चला तो वो भी परेशान हो गए थे। उस वक्त वो गांव में थे तो उन्होंने नीरज के पिता रघुनाथ और उसके बड़े भाई को लिया और महानगर मुंबई पहुंच जाते हैं। नीरज के पत्नी रूबी ने उन लोगों को बताया कि उस दिन वो घर से 8,000 रुपए लेकर निकले थे और वो वापस लौटकर नहीं आए। नीरज को घर से निकले 24 घंटा से भी ज्यादा हो चुका था तो उसकी पत्नी रूबी ने इंतजार करते करते परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा देती है। नीरज को अचानक गायब हो जाने से उसके पिता, बड़ा भाई और मामा परेशान हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर अपने तरीके से नीरज की तलाश करने लग जाते हैं। मुंबई के रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। हॉस्पिटल में भी गए, जहां एक्सीडेंट के बाद लोगों को इलाज के लिए ले जाया जाता है। आसपास के पुलिस थाने में भी पता किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीरज बिना कुछ बताए क्यों और कहां चला गया। बेटे के अचानक गायब होने की चिंता से और भाग दौड़ में नीरज के पिता बीमार पड़ गए थे और एक दिन सभी लोग नीरज के बारे में चर्चा ही कर रहे थे कि तभी रूबी ने अपने मामा ससुर से कहती है, परसों आधी रात को जब वो शौचालय गई थी तभी उसे लगा कि शौचालय की गड्ढे से आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर डर गई थी। थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उसके बाद रूबी को लगा वहम होगा, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाले नीरज के मामा ने अपनी मौत की सच बताने वाली सभी भूत प्रेत आत्माओं के किस्से सुन रखे थे, इसलिए उन्हें लगा कहीं नीरज अपनी मौत का सच बताने के लिए नीरज का आत्मा भटक तो नहीं रही है, कहीं वो शौचालय के गड्ढे में गिरकर मर तो नहीं गया। सुबह उठकर शौचालय के गड्ढे के ऊपर रखे ढक्कन को देख रहे थे, तभी शौचालय की साफ सफाई करने वाले नौकर फिनाइल की बोतल लेकर आया और उसके आसपास फिनाइल डालने लगा। तो नीरज के मामा ने पूछा कि यहाँ फिनाइल क्यों डाल रहे हो। नौकर जवाब देता है, आज यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, इसलिए सोचा कि फिनाइल डाल देता हूँ, इससे बदबू चली जाएगी। नौकर की यह बात सुनकर मामा को लगा कहीं सच में तो नहीं नीरज इस गड्ढे में गिरकर मर गया, शायद इसी वजह से बदबू आ रही हो। नीरज के मामा तुरंत गड्ढे के ढक्कन के पास जाते हैं और उस ढक्कन को हटाने लगते हैं। ढक्कन को हटाते ही उसमें से इतनी तेज बदबू आई कि उनको चक्कर सा आ गया था। कुछ देर बाद उन्होंने नाक पर कपड़े रखकर उस गड्ढे के अंदर झांका तो उन्होंने सफेद कपड़े में लिपटी हुई कोई भारी चीज दिखाई दी। उसे देखकर उन्हें यही लगा कि यह भारी चीज किसी लाश की है। उन्होंने यह बात सभी लोगों को बता दिया और ये घटना था 27 मार्च 2015 की। इसके बाद नीरज के मामा ने सीधे पतनगर थाने जा पहुंचा और पूरी बात सब इंस्पेक्टर को बता दिया। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी अपने अधिकारियों को दिया। पुलिस टीम घटनास्थल पहुंचने तक वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। सब इंस्पेक्टर ने घटनास्थल की जांच किया तो उन्हें भी लगा गड्ढे में पड़ी चीज लाश ही है। उसके बाद उस लाश को निकलवाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बुला लिया और जब सफेद चादर में लिपटी हुई चीज को निकाला गया तो वो सच में वो लाश ही था। लाश इस तरह सड़ चुका था कि पहचान करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन लाश के हाथ में जो घड़ी था उसे देखकर रूबी और मामा ने पहचान लिया, यह घड़ी तो नीरज की है। नीरज कई दिनों से गायब था, उससे साफ पता चल जाता है कि यह लाश नीरज का ही है। पुलिस अपनी टीम के साथ लाश और घटनास्थल की जांच करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद थाने में लौटकर इंस्पेक्टर ने उसकी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने नीरज के घर वालों के साथ साथ नौकर को भी पूछताछ के लिए थाना बुला लिया। नीरज के घरवाली और नौकर ने जो बताया उससे पुलिस इंस्पेक्टर को नीरज की पत्नी रूबी पर शक होने लगता है। पुलिस टीम ने रूबी पर नजर रखनी शुरू कर दी। पति की मौत के बाद किसी औरत के चेहरे पर जो दुख और परेशानी दिखाई देती है वो रूबी के चेहरे पर नहीं था और इसी वजह से पुलिस को शक होता है और किसी न किसी तरह से रूबी भी अपने पति की हत्या के मामले में शामिल है।
लेकिन इतने भर में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने लगे। सबूत जुटाने के लिए उन्होंने रूबी की मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के साथ साथ घटनास्थल के आसपास रहने वालों से भी गुप्त तरीके से पूछताछ किया जाता है। उन्हें रूबी के खिलाफ ऐसे सबूत मिल गए जो उसे थाने तक ले जाने के लिए काफी था। लोगों ने बताया हमेशा रूबी और नीरज के बीच लड़ाई झगड़े होता रहता था। इसके बाद इंस्पेक्टर ने शौचालय पर काम करने वाला नौकर और रूबी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए थाना बुला लिया जाता है। इस बार दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे, इसलिए थाने आते ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। और रूबी ने जो कहा, रूबी अपने प्रेमी और नौकर के साथ मिलकर नीरज की हत्या की थी। 35 साल का नीरज ठाकुर बिहार का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई और एक बहन थी। उम्र होने पर बहन की शादी हो गई थी। नीरज 3 बच्चों का पिता था। इस परिवार में जमीन जायदाद ज्यादा नहीं था, इसलिए परिवारों का गुजर बसर में परेशानी होने लगी थी। इसलिए नीरज ने सोचा कि वो घर छोड़कर किसी शहर चला जाए जहां वो 2 पैसे कमा सके। घर वालों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। 5 साल पहले घर वालों के आशीर्वाद लेकर नीरज नौकरी की तलाश में महानगर मुंबई आ गया था। वहां सांता क्रूज गोलीवार में उसके मामा रहते थे। उनका वहां खुद का मकान था। वो मामा के साथ रहकर छोटे मोटे काम करने लगा था। कुछ दिनों के बाद जहां वो काम करता था वहां उसकी मुलाकात शौचालय पर काम करने वाला नौकर से हुई। नीरज जहां काम करता था उसी के टेरेस पर कर्मचारियों के रहने के लिए कई कमरे बने थे। उन्हीं कमरों में से एक कमरा नीरज को भी मिल जाता है। नीरज की कमाई ठीक ठाक हो जाती थी और जब उसे लगा कि परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है तो उसने गांव से अपनी पति रूबी और बच्चों को भी ले आया, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाना चाहता था। नीरज परिवार के साथ आराम से जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में उसका दोस्त संतोष आया तब से उसकी सारी खुशियां में ग्रहण लग गया था। संतोष उसी के गांव का रहने वाला उसका बचपन का दोस्त था। जब वो मुंबई आया तो उसने अपने घर में ही रख लिया। बचपन का दोस्त होने की वजह से संतोष हमेशा नीरज के कमरे में आता जाता था। वो उसकी पत्नी को भाभी कहता था और इसी रिश्ते के वजह से दोनों में हंसी मजाक भी चलता रहता था। इसी हंसी मजाक की वजह से संतोष धीरे धीरे रूबी को चाहने लगा। मन की बात उसके हाव भाव से जाहिर होने लगी। रूबी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी, जिनके चलते संतोष का साहस बढ़ता जा रहा था और कुछ ज्यादा ही रूबी के कमरे में आने जाने लगा। घंटों बैठकर संतोष रूबी से बातें करता रहता था। रूबी को उनके मन की बात पता ही था, इसलिए वो उससे बातें भी वैसे ही करती थी। रूबी की सबसे बड़ी वजह यह थी, नीरज जब से उसे मुंबई लाया उसे छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। उसकी दुनिया छोटे से कमरे में कैद होकर रह गई थी। नीरज अपने काम पर बिजी रहता था। ऐसे में मिलने जुलने का समय नहीं मिल पाता था, जिसका फायदा संतोष ले रहा था। सुख दुख में ख्याल रखता था और भी जरूरतें पूरी करता था। संतोष को औरत की मन की बात अच्छी खासी जानकारी थी और इसी का फायदा उठाते हुए वो जल्दी ही रूबी के बेचैन मन को सुकून पहुंचाने लगा था। रूबी को उसने जो प्यार दिया उससे रूबी दीवानी हो गई। अब उसे नीरज के बजाय संतोष से ज्यादा सुख और खुशी मिलने लगा था, इसलिए वो नीरज को भूलती चली जाती है। रूबी अपनी सीमा पार कर चुकी थी। दोनों को जब भी मौका मिलता था अपने अपने अरमान पूरे कर लेते थे और इस तरह नीरज के पीठ पीछे दोनों मौज मस्ती करने लगे थे। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। उसी तरह जब संतोष और रूबी ने हदें पार कर दी तो एक दिन नीरज की नज़र उन पर पड़ ही गई। उसने दोनों को रंग रलिया मनाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। नीरज ने सपने में भी नहीं सोचा था जो 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वादा करने वाली एक जन्म भी निभा नहीं सकी। संतोष कमरे से निकलकर भाग गया था और रूबी फंस गई थी। नीरज ने उसकी जमकर पिटाई किया था। नीरज अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे अपनी पत्नी से नफरत हो गई थी। इसके बाद हर दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगी थी। नीरज ने रूबी का जीना हराम कर दिया था। रोज रोज मारपीट और लड़ाई झगड़े से रूबी परेशान हो गई थी। आसपास के पड़ोस में उसकी बदनामी हो रही थी। रूबी इन सब से तंग आ चुकी थी और आज़ादी पाने के बारे में सोचने लगी और उसे लगा इन सब से तभी आज़ादी मिल पाएगी जब नीरज नहीं रहेगा। फिर क्या था, ठिकाने लगाने की उसने साजिश रच डाली। इस साजिश में रूबी ने शौचालय पर काम करने वाले नौकर को शामिल कर ली थी।
इसके लिए उसे पैसे की लालच दी थी। काम से पहले 50,000 रुपए दे चुकी थी। पैसे के लालच में नौकर हत्या में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह रूबी ने अपने सुहाग का सौदा कर डाली थी। 10 मार्च 2015 की शाम नीरज 8,000 रुपए लेकर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर चला गया था और 12 मार्च को रात में घर लौटता है। उसके आने से पहले ही साजिश रची गई थी और नीरज कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर के बाद गहरी नींद में सो जाता है। गहरी नींद में सो ही रहा था कि दोनों पैरों को नौकर ने कस के पकड़ लिया और संतोष उसकी छाती पर बैठ जाता है। नीरज अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही रूबी ने सब्जी काटने वाली चाकू से उसका गला रेत दिया। कुछ देर छटपटाक कर नीरज मर जाता है। इसके बाद तीनों उसकी लाश को सफेद चादर में लपेटकर छत से नीचे फेंक देते हैं। फिर बाद में तीनों नीचे आकर शौचालय के गड्ढे का ढक्कन खोलकर लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद ढक्कन को फिर से पहले की तरह बंद कर दिया। नीरज की हत्या करके संतोष गांव चला गया। नौकर और रूबी अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं। रूबी ने अपना अपराध छुपाने के लिए अगले दिन थाना पतनगर जाकर पति खोने की एफआईआर दर्ज करा देती है, लेकिन पुलिस टीम की नजरों से वो बच नहीं सकी और पकड़ी गई। पूरी कहानी सुनाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को पता चल ही जाता है कि संतोष कहाँ है। एक पुलिस टीम को तुरंत उसके गांव के लिए रवाना हो गया। वो गांव में ही मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके मुंबई ले आए। मुंबई आने पर उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद रूबी, प्रेमी संतोष और नौकर पर धराई लगाकर तीनों को जेल भेज दिया गया।